नमस्ते। मैं बनारस में हूँ और काशी की नगरी में सबसे बड़ी बात, मैं आज शिव कुमार भाई को पकड़ लिया हूँ। तो शिव कुमार जी बीएचयू के अध्यक्ष, तेज तर्रार अध्यक्ष। और मैं जब हरदम इनसे बात करता था तो मैं इनसे पूछता था कि क्या मोदी को हराया जा सकता है, क्योंकि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 79 सीट हम जीत रहे हैं और यहाँ पे क्योटो जीत रहा है। तो शिव कुमार भाई साहब, क्या मोदी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। बस दिक्कत ये हो गई कि लोगों ने मन से हराने की कोशिश नहीं किया। ये दलों की गड़बड़ी है। हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं किसी भी स्थिति में उनसे लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए। मैं शिवकुमार वैसा एक दो चीजें इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि मैं चुनावी उस पर सबको पता, मतलब वो है जहां पे चुनाव खड़ा हुआ है। मोदी जी यहाँ पे आते हैं, अपने को गंगा पुत्र बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने गंगा में मैंने भी स्नान किया है। आज तक मैंने किसी पुरुष को पूरे कपड़े पहन के, और खास करके बनारस में तो स्नान करते हुए नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग तो बनारसी हैं, आप लोग एक तरफ भी चू नहीं बोलते हैं कि भाई एक ठीक से आओ, अगर गंगा का सम्मान करना है तो कपड़े पहन उतार के नहाना होता है, गमछा पहन के नहाना होता है। नहीं, वो ठीक कर रहे हैं आप। वो नई संस्कृति को पैदा कर रहे हैं। और मेरा उनसे अपील है कि अगर गंगा में कपड़ा पहन को स्नान कर रहे हैं तो वही कपड़ा पहन के जिस 80 नदी की चर्चा लोग करते हैं उस 80 नदी में भी उनको स्नान करना चाहिए, ताकि बनारसवासी समझ लें कि माँ गंगा ने इनको गोद दिया है। 80 80 शुद्ध हो गई है। 80 शुद्ध हो गई है, उस नदी में भी इनको स्नान करना चाहिए। क्यों अभी वो बहुत बहुत गंदा अभी भी है, इतने पैसा खर्च करने के बाद भी? नहीं नहीं, वो गंदा है ही है, वो कोई कहने की बातें नहीं है। उसको पता नहीं क्यों किस मामले में वो लोग इतना उसको उछाल रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जरा बनारस को अगर साफ सुथरा रखना है तो 80 नदी में जरा स्नान करके देखें। शहर का बीच का काम है वो। शुक्र वैसे एक चीज मुझे बता दीजिए कि बनारस जब अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो पहले हमारी आपकी बात होती थी, आप कहते थे 3 सीट पे आ गए, 4 सीट पे आ गए, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, जीत जाए। लेकिन अंतोगत्वा मोदी जी जब यहाँ कैंप कर देते हैं तो आप सब बनारस वासियों का मन पलट जाता है, आप लोग फिर मोदी जी के ही मोदीमय हो जाते हैं। देखिए, पिछले चुनाव की चर्चा जब आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ बैठे हुए इस क्षेत्र के, बनारस के सबसे विपक्ष में रहने वाले सबसे माननीय नेता यहाँ बैठे हुए श्री मन्नी सुरेंद्र पटेल जी। जी जी। और आज के समय में भी विपक्ष में अगर कभी आप यहाँ चर्चा करेंगे तो उसमें सुरेंद्र पटेल जी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। और लोग आज भी पसंद करते हैं। इस चुनाव में ये प्रभारी हैं चंदौली के, सपा के, और मछली शहर के, और भदोही के। बनारस शहर के अगर चर्चा आप छोड़ दें तो इन तीनों जगहों पर जब आप देखेंगे चुनाव का, तो भाजपा आज भी हार रही है, कल भी हारेगी और 1 तारीख को भी हारेगी। इस बार पूर्वांचल का मन मिजाज बिल्कुल बदल चुका है और वो नतीजा आपको सामने आएगा। जी जी। मैं अब आप लोगों की मीटिंग है, शायद आप लोगों को जाना है। जी जी। तो मैं सुरेंद्र जी से जल्दी से एक बिल्कुल प्रश्न पूछ लूं, फिर आप लोग निकलिए। सुरेंद्र भाई साहब, मुझे एक चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं 2 दिन से मैंने देखा और वो कष्ट हुआ है। जी। पहला इलेक्शन है जिसमें जाति टूट रही है। अनुप्रिया पटेल जी जाती हैं प्रतापगढ़, और राजा भैया को और किसी की माँ के कोख को और राजा और रानी जो करने लगती हैं, तो ये जो अगड़े पिछड़े का एक बीजेपी का है कि अगड़ा कर पिछड़ा, ये आपको लगता है कि इससे कुछ मामला बनेगा? क्योंकि इस बार जातियां टूट गई हैं, इस बार किसी को कोई जाति देख के नहीं मुझे लग रहा है कि वोट दे रहा है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति और समाजवादी व्यक्ति कभी भी जाति धर्म का सहारा नहीं लेता है। जो भी नॉन पॉलिटिकल होगा वही जाति धर्म का सहारा लेगा। अब वो कौन जाति धर्म का सहारा लेता है, उसको समझना चाहिए कि हम पॉलिटिकल हैं कि नॉन पॉलिटिकल हैं। नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ही जाति और धर्म का सहारा ले सकता है। जो पॉलिटिकल होगा और जो समाजवादी होगा उसको जाति और धर्म से क्या लेना देना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बिना समाजवादी सोच के परिवार नहीं चलता, देश क्या चलेगा? जी जी। परिवार नहीं चला सकते आप। समाजवादी सोच अगर आपकी नहीं है तो आप एक परिवार के मुखिया होने के नाते भी आप परिवार नहीं चला सकते। ये हमारी सोच है। हो सकता है लोगों को पसंद ना आवे, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि अगर आप समाजवादी सोच के हैं तो आप उसको विस्तार उसका करेंगे। और ये नॉन पॉलिटिकल लोगों की टीम इकट्ठा हो गई है इस समय, बनारस से लेकर के और पूरे देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं।
जो नेतृत्व आज देश का कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग है ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनका देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। 50 साल पहले तक इनको राष्ट्रीय झंडे से परहेज था, सत्ता में आने के बाद ये राष्ट्रीय झंडे से प्रेम हो गया। तो ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये देश प्रेमी नहीं है, ये सत्ता प्रेमी है। मैं सुरेंद्र भाई एक चीज इसलिए पूछ ले रहा हूं आपसे क्योंकि आप इतना पुराना आपका सफर है, मंत्री रहे, विधायक, आपने इतने चुनाव लड़े, जीते चुनाव, हारे चुनाव, आपने क्या दुश्मनों से चुनाव लड़े? क्योंकि अब तो दुश्मनी है, अब तो अगर आपका मैं विपक्षी हूं, विरोधी हूं, तो मैं आप दुश्मन, तो आपने तो इतने, तो आपके तो सैकड़ों दुश्मन हो गए होंगे, कहीं आपने हराया? हमारे लाखों दुश्मन हो जाएं, हम रहेंगे पॉलिटिकल और समाजवादी। समाजवादी लोग दुश्मनों से नहीं डरते, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और गांधी लोहिया को मानने वाले लोग दुश्मनी से नहीं डरते। नहीं सुरेंद्र भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ जो आपके विपक्ष में खड़े होते थे, हाँ वो आपके विरोधी हो सकते थे जी, लेकिन क्या वो आपके दुश्मन थे जो आपके और उम्मीदवार होते थे? जैसे आज का माहौल हो गया है, जो बीजेपी के विपक्ष में है वो उनका दुश्मन, वो पूरे सब समाज का दुश्मन, ये लेकिन पहले आपके वो दुश्मन ऐसा नहीं था। ये इस तरीके का व्यवहार नॉन पॉलिटिकल लोग करते हैं। आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी और राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। हम राजा तालाब पे खड़े थे, हम लोग राजनारायण जिंदाबाद कर रहे थे हैं। कमलापति त्रिपाठी की राजा तालाब चौराहे पे गाड़ी आई और राजनारायण जी उनकी गाड़ी रोक लिए। कहे पंडित जी तू तो बढ़िया कार से चला था, हमरे गड़िया में तो डीजल है नहीं बात। तो कहे राजनारायण देखा ये जेबा में पैसा हो, हिम्मत निकाल ले, आधा तू ते लेके रख ला, आधा हमरे जेबा में रख ले। ऐसे पॉलिटिकल लोग थे। और आज तो अपने सत्ता प्रेम के लिए, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को सत्ता प्रेमी लोग जेल भेजवाना चाह रहे हैं और जेल भेजवा रहे हैं जी। ये तो अघोषित इमरजेंसी से भी ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है। ये घोषित इमरजेंसी से भी बड़ी अघोषित इमरजेंसी है। सॉरी जी, जो पहले 77 वाली घोषित इमरजेंसी थी, ये इस समय अघोषित इमरजेंसी उससे बड़ी है। ये तो किसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी ये पता नहीं। हाँ, ये पता ही नहीं। अभी हमसे आपसे बात हो रही है, पता नहीं आपके यहाँ चली जाए कि मेरे यहाँ चली जाए, कुछ पता नहीं है। अभी 7वें चरण का चुनाव होते होते क्या क्या ड्रामा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोकतांत्रिक देश में रहने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, समाजवादी लोग किसी से नहीं डरते, वो जनता के आक्रोश से डरते हैं। और अभी भी मैं ये कहूँगा 140 करोड़ लोगों को, जो लोग बचे हुए हैं, 6 और 7 चरण का चुनाव होने जा रहा है, 6वां है 25 तारीख को, 7वां है 1 तारीख को, जितने लोग बचे हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालिए, 100% वोट डालिए, झूठ मुक्त भारत का निर्माण करिए। जिन लोगों ने राजनीति में झूठ बोला है, लोकतंत्र की ताकत दिखा करके उनकी आप जमानत जब्त कराइए, चाहे वो किसी दल पार्टी के हों। सुरेंद्र भाई साहब, चलते चलते एक प्रश्न और, क्योंकि शिव कुमार भाई साहब ने कहा कि आपके जिम्मे चंदौली, मछली शहर और भदोही भी है। क्या स्थिति है चंदौली की और खास करके मछली शहर चंदौली की? हम तीनों में जीतेंगे चुनाव, जिता के ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और तृणमूल कांग्रेस जिसका न कोई एक ठो कार्यकर्ता, न नेता, न उटर, वहां से समाजवादियों की हुंकार से, समाजवादियों की सपोर्ट से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की टीम से हम भदोही भी जीत रहे हैं, मछली शहर भी जीत रहे हैं और चंदौली भी जीत रहे हैं। तीनों का फैसला 4 तारीख को आपके रिजल्ट में शामिल होगा। मैं एक आदमी का नाम जिक्र कर दीजिए, क्योंकि हम लोग के पुराने होते, यूसुफ बेग साहब हुआ करते थे। हाँ, यूसुफ बेग के लड़के, जी हाँ उनका यूसुफ, जिक्र कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हाँ कि यूसुफ बेग की धरती है भदोही, उनके लड़के जाहिद बेग विधायक हैं वहां से, और वो बेचारा बाईपास सर्जरी करा करके आया है, इसके बाद भी चुनाव प्रचार में लगा हुआ है वो। और आप समझ लीजिए कि वहां तो जबरदस्त उन्माद है, जबरदस्त उन्माद है वहां आपके भदोही में। और वही हाल मछली शहर में है, और वही हाल भारी उद्योग मिनिस्टर जो थे चंदौली के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारी उद्योग मंत्री होते हुए भी एक तो टाफी का कारखाना नहीं लगाए चंदौली में। जी जी, तो वो जनता इंतजार कर रही है बटन दबाने के लिए 1 तारीख को, भारी उद्योग मंत्री के खिलाफ।
आक्रोश है। ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है और जिसके खिलाफ पब्लिक हो जाती है, आपको याद होगा जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, 85 में 85 में बोहनी नहीं हुआ था। जब जी। बिहार और झारखंड एक था तो 54 में बोहनी नहीं हुआ था। जी जी। हाँ, तो लोगों को डरना चाहिए। तानाशाह का ये देश नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है। सुरेंद्र भाई, मैं बहुत अदब के साथ एक चीज और पूछ लूं। हाँ। आज हम लोग दिन में बात कर रहे थे कि मोदी ने भी पूरे देश में सर्वे किया सब। उसको क्या लगा कि बनारसी जो होते हैं वो उनको मैं बेवकूफ बना लूंगा। मतलब बेवकूफी तो बना रहे हैं 10 साल से, आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो क्या आप लोग इतने भोले हैं कि आप लोग 10 साल से ठगे जा रहे हैं, फिर ठगने को आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ। तैयार? मदारी की का समय बहुत कम समय तक रहता है। कहीं डमरू बजाने लगता है, 10 लोग खड़े हो जाते हैं और डमरू बजा के आपकी जेब से पैसा निकाल के खेल तमाशा दिखा के चला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये राजनीति में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, अब लोग समझने लगे हैं। और एक हम लोगों का पुराना कहावत है, चाल 40 साल, दशा 10 साल। हाँ, तो 10 साल, 10 साल 14 में आए थे, 24 में विदाई है। चलिए सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको।